तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एक लड़की ने अपने फादर पर रेप के चार्जेस लगा दिए, अपने नाना जी पर रेप के चार्जेस लगा दिए। फिर सालों बाद वो प्रूव हुआ कि ये झूठ है, ये किसी और का बच्चा है। तो ऐसे भी केसेस हैं। मुद्दा क्या है कि आपने अगर शारीरिक संबंध बनाया और बाद में आप शादी से मुकर गए, तो आपको जेल होगी। मेन जो चीज़ है लॉ में ये है, मतलब सेक्शन 69 जो है ये है। आपको वकील, आपको पुलिस बेवकूफ़ तब तक ही बनाएँगे जब तक आपको लॉज़ पता नहीं होगा। जब आपको लॉस पता होगा, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता एटलीस्ट। इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी करे, आप नहीं बोल सकते उन्हें कुछ भी। जब आप रेड फ्लैग्स की बात कर रहे थे, मेरे को ऐसा लगा एंड्रयू टेट आ गया आपके अंदर थोड़ी देर के लिए। एंड्रयू टेट को जानते हो? एंड्रयू एंड्रयू टेट या टेट। वेलकम टू चल बात कर अंतरा जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और एनजीओ के बारे में बताइए, क्या करता है आपका एनजीओ? जी, मेरा नाम अंतरा है एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो गुवाहाटी बेस्ड है, गुवाहाटी, असम, बट वी हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, लाइक डिफरेंट स्टेट्स। एंड ये जो एनजीओ है, ये बेसिकली हम पुरुषों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब बहुत लोग ये पूछ सकते हैं कि जनरली हम लोग वुमेन्स वेलफेयर या चिल्ड्रन वेलफेयर या पेट्स वेलफेयर के लिए हमने सुना है एनजीओ, बट पुरुषों को किस तरह की वेलफेयर की ज़रूरत है। बट सच्चाई तो ये है कि आज हमारे देश में पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं है। नो लॉज टू प्रोटेक्ट मेन एट ऑल। एंड ऐसे अनगिनत केसेस है जहाँ पे कानून ना होने की वजह से पुरुषों को सजा मिली है। इनोसेंट हैव बीन बिहाइंड बार्स। बहुत पुरुषों ने सुसाइड भी किया क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि ना पुलिस उनकी बात सुनती है और ना ही कोर्ट कचहरी जज जज वगैरह का तो छोड़ ही दीजिए। पुलिस पहले स्टार्ट होती है पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद ही ना कोर्ट में जाती है। लेकिन वहां भी उनकी बातें कोई नहीं सुनता। मतलब देयर इज नोबडी टू हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी। एंड मेरे करीबी एक दोस्त है, जो इनफैक्ट फाउंडर भी है फॉर्म इन इंडिया के, तो उनके साथ भी एक फॉल्स केस हुआ है और वो अब भी लड़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद दिस आइडिया कि नहीं, एक ऐसा एनजीओ होना चाहिए जो एटलीस्ट पुरुषों के हक की बात को सबके सामने रख सके। एंड इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स बेसिकली। वी डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ जेंडर वॉर। और हम महिलाओं के राइट्स के खिलाफ भी नहीं है, बट द ओनली थिंग इज कि राइट्स शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। नियम कानून सबके लिए एक होने चाहिए। तो दैट्स द रीजन कि हमने सोचा है कि हम एक ऐसा एनजीओ स्टार्ट करेंगे। और हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि कल एक या तो मेंस कमीशन बने, या फिर इस देश के सारे नियम कानून पुरुष और महिला दोनों के हक में, दोनों के लिए इक्वल हो। ये नहीं कि जेंडर बायस्ड हो जाए और सिर्फ महिला को ही सारे प्रिविलेजेस, सारे बेनिफिट्स, सारे लॉज उनकी तरफ झुके हुए हो और पुरुषों के लिए कुछ भी ना हो। सो दैट्स द बेसिक मोटिव ऑफ फॉर्म इन इंडिया। ओके। जब ऐसे एनजीओ के बारे में वो औरतें सुनती हैं जो कि औरतों के लिए लड़ती हैं, औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, या मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी मैन हेटिंग औरतें आ गई हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि पुरुषों से नफरत करती है, बिकॉज वो फेड अप हो चुकी थी, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो देखती है उसको। तो उसके बाद आपको ऐसी महिलाएं गालियां देती है क्या, सुनती है, मतलब आपको सुनाती है कि यार ये क्या कर रहे हो यार, औरतों पे अत्याचार हो रहा है, औरतों के लिए हक के लड़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या, जो मर्दों के लिए आप मतलब इस पे मर्दों के लिए आपने एनजीओ खोल दिया है? तो ऐसी औरतें आपको सुनाती हैं कुछ रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ औरतें, कुछ महिलाएँ ऐसी हैं, जो आके कमेंट सेक्शन में आके कुछ बोल के चली जाएँगी, या वो लंबे-लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगी कि ये होता है, वो होता है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज एकदम भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ भी हो रहे हैं, बच्चों के साथ भी हो रहा है, जानवरों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन डिफरेंस इतना है कि बाकी जो 3 विभाग है, बच्चे, एनिमल एंड वुमेन, इनके लिए आपने लॉ बना के रखे हुए इस देश में, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है। तो ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है, आई डोंट नो। ये किस तरह का इंसाफ है, आई डोंट नो। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इक्वालिटी की बात की है, लेकिन यहाँ पे इक्वल राइट्स है नहीं। तो वहाँ हम भी उन्हें अच्छे से समझा देते हैं कि व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर मेन्स राइट्स। सो इट्स नॉट सम काइंड ऑफ जेंडर वॉर। और अगर कोई हमें ये कहे कि आप महिलाओं के लिए बात क्यों नहीं करते, तो महिलाओं के लिए बात करने के लिए हज़ारों लाखों एनजीओज़ पूरे दुनिया में हैं। लेकिन आप मुझे ऐसे कुछ एनजीओज़ के नाम बताइए जो इंटरनेशनली पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं। आपको आई डोंट थिंक आपको दूसरे देश में या इंडिया में भी ऐसे ज़्यादा एनजीओज़ मिलेंगे। 1-2 कुछ एनजीओज़ है हमारे देश में भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ हम ही हैं, और भी कुछ एनजीओज़ है जो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा फॉर्म इन इंडिया का मेन मोटिव ये है कि हम हर एक पुरुष की आवाज़ को दुनिया के सामने लेकर आएँ।
इसलिए हम विक्टिम्स के साथ भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके साथ हम पॉडकास्ट करते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो हम लोगों तक लेकर जाएँ, इन्हीं लोगों को सुनाने के लिए, जो ये कहते हैं ना कि ये सब आपको किसने बोल दिया कि पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब झूठ है। हुँ, तो उन्हीं को दिखाने के लिए ही हम ये पॉडकास्ट करते हैं ताकि महिलाओं के साथ-साथ सिर्फ महिलाएँ नहीं, पुरुष भी ऐसे कुछ है, जो ये कहती है कि ऐसा तो मैंने नहीं सुना है होते हुए कि पुरुषों के साथ ये हो गया, वो हो गया। पुरुषों के साथ झूठे केसेस हो रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहा है। आपने कुछ दिनों पहले भी सुना होगा कि एक 14 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ उसके स्कूल में। जैसे कुछ लड़कों ने मिलकर आई थिंक उसको इतना ब्रूटली टॉर्चर किया था एंड उसका रेप किया कि वो अभी तक अस्पताल में एडमिट है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं और ये तो अभी सामने निकल के आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन ये सब चीज़ सालों से होता आ रहा है, लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवर नहीं कर रही है, इसलिए लोगों तक ये सब बातें नहीं हुँ, पहुँच रही है। तो जैसे जितने भी महिलाएँ हैं जो आपने पूछा है कि वो मुझे ऐसे बैश करते हैं कि नहीं, तो एक अच्छी बात ये है ना कि हुँ। मैक्सिमम लोग जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, महिला या पुरुष है, जो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, डेफ़िनिटली कुछ महिलाएँ आती हैं, ये कहती भी हैं, लेकिन 90% लोग ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब धीरे-धीरे लोगों की आँखें खुल रही है। ऐसे कौन से लॉज़ हैं जिसका मिसयूज़ कर रही हैं औरतें? सबसे पहला तो जो लॉ है वो है 498 ए जिसके बारे में आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सुना नहीं है। 498 ए इज़ अ लॉ दैट सेज कि अगर किसी महिला को उसके पति या पति के घरवालों ने किसी भी तरीके से उसे टॉर्चर किया है तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो पहले तो इमीडिएट अरेस्ट होता था जैसे ही महिला इस आईपीसी सेक्शन के तहत कोई केस दर्ज कराती थी तो पहले इमीडिएट अरेस्ट होता था। मतलब विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट नोइंग द एंटायर ट्रुथ बस लड़के और उसके घरवालों को मतलब जिनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट की गई है, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद ये अभी बंद हुआ है एंड इमीडिएट अरेस्ट नहीं होता है इसमें। आफ्टर 2 मंथ्स का 2 मंथ्स का टाइम होता है और उसके बाद ही अरेस्ट किया जाता है और मैक्सिमम केसेस में अरेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती आजकल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि 498 ए इज़ नाउ हैव बिकम अ लीगल टेररिज्म क्योंकि महिलाएँ इस लॉ का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है और ये तभी कर सकते हैं जब आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आप 498 डाल दीजिए। इसमें डायरेक्टली आपका जो फिज़िकल वायलेंस के ऊपर जो भी है, वो सब इसमें कवर हो जाता है। देन बीच में एक निकला था मैरिटल रेप, जो अभी तक लागू हुआ नहीं है, तो उसको लेकर काफ़ी हलचल मची थी पिछले बार, उसका फाइनल वर्डिक्ट अभी तक पेंडिंग है। इसके साथ-साथ महिलाएँ कुछ और केसेज़ भी करती है, जैसे किसी महिला ने अननेचुरल सेक्स का डाल दिया हो, ठीक है? फिर किसी ने मेंटल हैरेसमेंट का अलग से डाल दिया हो, किसी ने फिर मतलब टॉर्चर का फिर डोमेस्टिक वायलेंस का या डाउरी का डाल देते हैं साथ में। डाउरी एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह इन सभी चीज़ों का महिलाएँ मिसयूज़ कर रही है। तो होता यूँ है ना कि जैसे किसी पुरुष का आई मीन किसी हस्बैंड का अपने वाइफ के साथ किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा होता है ना, तो पहली बात तो ये आती है कि तुम या तो ये करो फिर मैं केस फाइल कर दूँगी तुम्हारे ऊपर। और क्योंकि सबको पता है कि ऐसे मामले में जो कोर्ट या पुलिस है वो पहले महिला की ही सुनेगी। वो लड़के का बहुत केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं, बहुत विक्टिम्स हैं, जो हम ये कहते हैं कि मैम हमारे पास एविडेंसेस है, ये है, वो है, पर पत्नी जो है वो टॉर्चर कर रही है मेरे बच्चे को, मेरी माँ को, मेरे बाप को टॉर्चर कर रही है, तो हम क्या करें? पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम क्या करें? तो वो क्या करे जो क्वेश्चन है वो इसलिए है क्योंकि लॉज़ है नहीं ना पुरुषों के लिए, तो पुरुषों की बात कोई सुनते ही नहीं है। अभी पुरुष अगर पुलिस स्टेशन पहुँचता भी है, ये हुँ, कहकर कि मेरी वाइफ़ मुझे मारती है, टॉर्चर करती है, तो आप थोड़ा हेल्प कीजिए मेरी। तो पुलिस या तो हँस के मज़ाक में उसको बोलेगी निकलो यहाँ से या फिर वो उनकी बात नहीं मानेंगी, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो मैक्सिमम आज की डेट में जो 498 ए है उसका मिसयूज़ हो रहा है बाय द मैरिड वुमेन एंड जो रेप फॉल्स रेप केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं। आपने भी सुना होगा, देखा होगा ऐसे न्यूज़ आजकल बहुत आ रही है सामने कि फॉल्स हुँ, रेप हुँ, केस कि म कुछ हो ना हो बस एक आप झूठा केस दर्ज करा दो कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। चाहे उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस हो ना हो। लेकिन केस करना एक महिला के लिए बहुत आसान है, बहुत क्योंकि हमारे समाज ने इस एक सिचुएशन ऐसे सालों से क्रिएट किया है ना कि हम हमेशा एक महिला की बात को ही ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई लड़का आके आपको बोले कि इस महिला ने मेरे साथ टॉर्चर किया है, तो आप
उसे झट से नहीं मानेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? महिला पुरुष को टॉर्चर कैसे कर सकती है? क्योंकि पुरुष जो है वो महिला से ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा हमेशा है नहीं, ये होता नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ़ महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता है। पुरुष पुरुष भी पीड़ित है, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। द ओनली थिंग इज़ लॉ नहीं है कि उन्हें कोई बचा सके। और आपको एक बात मैं बता दूँ, जो रेप लॉ है या जैसे कि मैंने कहा कि 498 इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, वो सिर्फ़ एक महिला ही कर सकती है। तो रेप लॉ भी बोलने के लिए है जेंडर न्यूट्रल, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि रेप लॉ इज़ मतलब नहीं मतलब पुरुषों के साथ भी रेप होता होता है। है, हाँ। बट हुँ। इट्स नॉट एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल, ये लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। पुरुषों के साथ रेप होता है, लेकिन पुरुष कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते महिला के अगेंस्ट, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग टू सोडोमाइज़ कह लॉ देते हैं ना वो, कहते हैं वो सोडोमी होती है ना, उसके अंतर्गत वो केस डाल देते हैं उसको, रेप को। हुँ। सोडोमाइज़ हाँ, कहते हैं उसे हाँ। हम कुछ। हुँ, हुँ। तो पुरुष जो है, वो अगर कंप्लेन करे कि मेरे साथ रेप हुँ, हुआ है या महिला ने मेरे साथ अब्यूज़ किया है एंड ऑल दिस एंड दैट, तो उससे मतलब वो नहीं हो सकता है, वो केस दर्ज नहीं हो सकता है, ऐसे एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते, इवन तो आपके साथ हुआ है रेप। क्योंकि रेप का मतलब क्या है? मैं अगर नॉर्मली आपको बोलूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेप? कि आप ज़बरदस्ती जब किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहे हो या फिर फिजिकल इंटीमेसी आप या सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हो, ज़बरदस्ती विदाउट द विल और कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। सिंपल मीनिंग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, जब तक हुँ। पेनिट्रेशन नहीं होता है, रेप नहीं कहा जाता है उसे। ये लॉ मतलब जो लॉ जो कहती है। तो इसीलिए लॉ के अकॉर्डिंग महिला का ही रेप हो सकता है, पुरुष का नहीं हो सकता है। लेकिन हम अगर दिमाग से सोचे हुँ। तो रेप किसे कहते हैं? जब आप ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट क्योंकि कानून उसे नहीं मानती है, तो पुरुष कंप्लेंट नहीं कर सकते। इनफैक्ट महिला भी अगर पुरुषों पर टॉर्चर करती है या अब्यूज़ करती है, तो सबसे पहली बात पुलिस दर्ज नहीं कराना चाहती ऐसे केसेस को। मतलब 99.9% केसेस में पुलिस केसेस दर्ज नहीं करते, क्योंकि उनको पहली बात तो यकीन होता नहीं है, और वो करे भी तो किस किस लॉ के बेसिस पे दर्ज करे? है ही नहीं लॉ। तो दैट इज़ द हुँ। प्रॉब्लम। ऐसा क्यों हो रहा है कि औरतें जो हैं, अब वो एक वक़्त था जब मतलब ना अगर वो रेप उसके साथ होता था, तो वो 100 बार सोचती थी पुलिस स्टेशन जाने से पहले। हुँ, और अब मैं देखता हूँ कुछ ऐसी रील्स मैंने देखी हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, जहाँ एक औरत जो है, मेबी शायद 30-40 के बीच में उसकी एज है, वो एक अंकल को सीधा-सीधा ये कह रही है, "अब तो तू तेरे पे मैं रेप का इल्ज़ाम लगाऊँगी, अब तो तू गया।" हुँ, हुँ, मतलब हुँ, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या सॉल्यूशन आया कि अगर मुझे सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसको बर्बाद करना है, तो सबसे ईज़ीएस्ट वे क्या है? मैं इस पे रेप का इल्ज़ाम लगा देती हूँ। अब इसको प्रूव करना है हुँ, जाके कोर्ट में। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ। इतनी बिटरनेस क्यों देखने को मिल रही है औरतों के अंदर? अब इसके ना बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि फेमिनिज़्म एक बहुत बड़ा कारण है। एक्चुअली फेमिनिज़्म नहीं, सूडो फेमिनिज़्म कहना चाहिए मुझे। तो सूडो फेमिनिज़्म का मतलब क्या है? अगर अगर लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो इस वर्ड का मतलब है कि महिलाएँ जो भी करें वो राइट है। दैट इज़ कॉल्ड सूडो फेमिनिज़्म। और अत्याचार सिर्फ़ महिलाओं के साथ ही होता है, और महिला को कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी ने कुछ कहा है, तो आप एंटी फीमेल हो, आप एंटी वुमेन हो, तो उसी को कहते हैं सूडो फेमिनिज़्म। सिंपल सिंपल बात है। हुँ, तो फेमिनिज़्म क्यों स्टार्ट हुई थी? फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, फॉर इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़, मतलब काम-काज के लिए, हुँ, एंड हुँ, फॉर इक्वल एजुकेशन। क्योंकि हुँ, पहले महिलाओं को उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी, उन्हें घर से निकलने नहीं देते थे, वगैरह-वगैरह। तो उसी के लिए फेमिनिज़्म की जो लड़ाई है, वो सालों पहले शुरू हुई थी। लेकिन फेमिनिज़्म ने अपना ऑब्जेक्टिव जो है, गोल जो है, उसको तो अचीव कर लिया। अब क्या है, अब जो 4th वेव ऑफ फेमिनिज़्म है, वो चल रहा है। तो इसमें क्या है कि महिलाएँ कुछ भी करें, आप कुछ नहीं बोल सकते। इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस, वो कुछ भी करे, आप नहीं बोल सकते उन्हें कुछ भी। तो ये है, ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ ने बिगाड़ के रखा हुआ है महिलाओं को। मैं एक लड़की हूँ, मैं खुद ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि महिलाओं का ये है ना कि सारे टॉर्चर्स उन्हीं के साथ हो रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तो बस ऐसा कैसे बोल सकते हैं मुझे, मैं महिला हूँ, ये वो, तो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाती है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे का रीज़न सोशल मीडिया भी है। आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, धीरे-धीरे फिर वो मतलब बाहर घूमने-फिरने लगी है, और बेसिकली ये जो फेमिनिज़्म है, जो कुछ आप देखेंगे, कुछ फेमिनिस्ट जो है, वो फेमिनिज़्म के नाम पे कुछ रॉन्ग एडवाइसेस महिलाओं को देती है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कीजिए, जबकि वो एडवाइस गलत है। अ, आप अगर किसी के घर की बहू हो, तो आप सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच सकते। सेम गोज़ फॉर मेन ऑल्सो।
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक महिला ही सबके बारे में सोचे, पुरुष जो है वो भी अपने घर परिवार, अपने माँ-बाप, पत्नी, बच्चे सबको मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको सँभाले, घर के लिए पैसा कमा कर लाए। ऑन द अदर हैंड महिला के अंदर जो एक ममता होती है, तो उसका काम ही है नर्चर करना। पुरुषों का काम क्या है कि वो बाहर जाए, मेहनत करे और वो पैसा रोटी, कपड़ा ये सब कमा कर लाए। महिलाएँ घर में रहती है, जो मैं बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मैं वो बोल रही हूँ कि आजकल तो महिलाएँ भी काम करती हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, जो पहले जो होता था, तो महिलाएँ घर पे रहती है, वो खाना बनाती है, वो सबका ध्यान रखती है। बच्चों के बूढ़ों का ध्यान, बच्चों का ध्यान घर घर सँभालना एंड क्योंकि महिला के अंदर एक ममता होती है, वो उनका काम है नर्चर करना। पुरुष वो चीज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए वो हार्ड वर्क करते, बाहर जाके मेहनत करना, ये करना, वो करना। तो बाहर का जो मेहनत वाला काम है, वो पुरुष करते। तो पहले वो था एंड तो महिलाएँ पहले उसी में खुश थी, तो वही चलता था। फिर अभी क्या हो गया धीरे-धीरे महिलाएँ काम करने लग गई, बाहर जाने लगी, वो भी अर्न करने लगी, तो अब वो भी बाहर काम कर रही है, पुरुष भी बाहर काम कर रहे हैं। घर में आने के बाद अब कौन किसको खाना बना के खिलाए? तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात आती है कि हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। किसी पर कोई बोझ नहीं बनेगा, तुम भी कमा रही हो, मैं भी कमा रही हूँ, दोनों साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उसमें भी अब क्या है कि ये फेमिनिज़्म की वजह से जो सूडो फेमिनिज़्म है या फिर जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज़्म है, वो ये कहती है कि आप क्यों करोगी? आप भी इंसान हो, आप भी महिला हो तो क्या सिर्फ़ आप ही खाना बनाओगी? क्या आप ही काम करोगी? आपके पति क्यों नहीं करेंगे? तो ये सब चीज़ें अभी आ रही है और सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल हर एक एक रील आप स्क्रॉल कीजिए ना, वहाँ पे एक के बाद आपने अगर कोई फेमिनिज़्म वाली रील लाइक कर दी, तो उसको आपको बहुत सारे रील ऐसे देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे वो महिलाओं को ये एडवाइस दे रही है कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। बहुत सारे रील्स हैं ऐसे। इनफैक्ट बहुत सारे एक लॉयर्स भी 1 सेकंड, जब आप फेमिनिज़्म कह रही हैं, तो आप सूडो फेमिनिज़्म कह रही हैं ना? हुँ, एग्ज़ैक्टली। फेमिनिज़्म एक्चुअली में अभी मेरी बात हुई थी विमो भाई से, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, तो उन्होंने फेमिनिज़्म का हुँ, मतलब सिंपल बताया था। एक ट्रू हुँ, फेमिनिज़्म का मतलब सिंपल है कि भैया मेरे को जितने मर्द को अधिकार दिए गए, उतने मेरे को मिलने चाहिए, खत्म कहानी बस। हुँ, तो आप सूडो बिल्कुल। फेमिनिज़्म कहना चाह रही हैं ना, या जो सूडो फेमिनिज़्म जो फेमिनिज़्म का चादर ओढ़कर, मतलब गलत एडवाइस दे रही हैं हुँ, लोगों को, एग्ज़ैक्टली। गलत सीख दे रही हुँ, हैं। हुँ। मतलब यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो कीजिए। रहा है ना कि जो फेमिनिस्ट जो ये सूडो फेमिनिज़्म का जो मतलब क्या बोलूँ मैं लॉबी चला रहे हैं जो, तो उनका ये है कि हम महिला हैं, हम सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, हम पुरुषों से भी ज़्यादा सुपीरियर है, हमारे ऊपर और कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे बात वो है ही नहीं। सी मेन एंड वुमेन हुँ, दे बोथ हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। दोनों का रोल अलग-अलग है, ठीक है? मैं महिला हूँ, मैं एक पुरुष की तरह इतनी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जो पुरुष है, जो महिलाएँ जो काम कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकते। जैसे महिला माँ बन सकती है, पुरुष माँ नहीं बन सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए महिला के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, जो पुरुष के अंदर नहीं है। पुरुष के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, जो महिला के अंदर नहीं है। तभी तो दोनों को कोएग्ज़िस्ट करना पड़ता है ना एक साथ। अदरवाइज़ तो एक ही जेंडर से काम चलता है, 2 जेंडर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो ये चीज़ जो है लोग हुँ, समझ नहीं रहे। तो इसलिए मैं बार-बार सूडो फेमिनिज़्म का नाम कह रही हूँ कि फेमिनिज़्म की बात अलग है। फेमिनिज़्म का मतलब है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़। मतलब आप हमें दबा नहीं सकते। ठीक है, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका। अभी आज की डेट में आप देखिए सारे लॉज़ महिलाओं के लिए है। आप एक कंप्लेन कीजिए ना, फिर देखिए क्या होता है। एक महिला एक कंप्लेन कर दे जाके पुलिस स्टेशन में, फिर देखिए क्या होता है। सारे लॉज़ उनके फ़ेवर में हैं। रिज़र्वेशंस हैं आजकल, हर जगह आप देखिए उनको फ्री में मिल रहे हैं, है ना? सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है। यहाँ आसाम में सरकार ने कहा है कि वो महिलाओं को फ्री एजुकेशन देंगे, मतलब लड़कियों को। लेकिन लड़कों को नहीं, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है? फ्री बस राइड्स देन फ्री मेट्रो राइड्स रिजर्वेशन इन जॉब्स, ये वो। तो सब कुछ तो है महिला के लिए आज। तो आज की डेट में क्या आपको वाक़ई में लगता है कि महिला ऑप्रेस्ड है? आई डोंट थिंक सो कि ऑप्रेस्ड तो नहीं है। ये टर्म आप आज की डेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स इसलिए ही हो रही है क्योंकि महिलाओं के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि हम महिला हैं, हम 5000 साल से हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है। इसलिए हम किसी को अपने ऊपर जाने नहीं देंगे। अब हम ही सबसे ऊपर है, जो कि गलत है। और इसी की वजह से आज घर टूट रहे हैं। और महिलाओं को ये बात क्योंकि पता है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना है ना। मतलब आप देखिए एक महिला 498 ए का केस कर सकती है। लेकिन जब वो केस झूठा साबित होता है, उसके हुँ, अगेंस्ट मतलब पनिशमेंट नहीं है। मतलब ये लॉ में लिखा ही नहीं गया है कि अगर एक महिला का केस झूठा साबित हो, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट जो है क्या एक्शन ले। कुछ-कुछ ओके। कोर्ट्स हैं जिन्होंने फाइन देने के लिए कहा है या फिर 1-2 साल के लिए जेल भेजा है, लेकिन बहुत रेयर केसेज़ है, बहुत कम है, लेकिन 99.9% केसेज़ में
कोई एक्शन नहीं होता है। लड़का चाहे तो डिफेमेशन का केस कर सकता है बस। तो महिलाओं को पता है ये सब चीज़ें, तो तभी तो जाकर ये सब हो रहा है। नहीं, फिर उस मेंटल हेल्थ का क्या? अभी मैंने केस पढ़ा था आपके ही पेज पे, हुँ, 54 ईयर तक उनको जेल में रखा गया विदाउट ट्रायल, और उसके 54 बाद उसे, हाँ, 54 साल, मतलब मैंने, हाँ, हाँ, अब मैं, येस, हो सकता है येस। मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं हुँ, गलत हूँ, हुँ, बट अब 54, मतलब यार उस बंदे की पूरी ज़िंदगी खत्म कर दी आपने। खत्म कर आपने दी। हुँ। उसके मेंटल हेल्थ की ऐसी-तैसी कर दी, आपने मेंटल हेल्थ खत्म कर दिया उसका। भाई वो इंसान अब ना कहीं जॉब कर सकता है, ना अब वो फैमिली रेज़ कर सकता है, वो अपने, मतलब उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी आपने। उसके बदले क्या दिया जाता है उसको फिर? आप जिस केस की बात कर रहे हैं ना, ऐसे और भी केसेज़ हैं। आपने तो माचल लालू की बात की है, जो हुँ, हुँ, 54 हुँ, हुँ। इयर्स तक जेल में थे। जब वो जेल से बाहर निकले 2 साल बाद उनका देहांत हो गया, तो सरकार ने उनको 3 लाख रुपए दिए बस। बस 3 लाख रुपए है कि ये कीमत है 54 इयर्स ऑफ बीइंग बिहाइंड बार्स, आप सोचिए। और महीने के ₹1000, लेकिन वो इंसान तो 2 साल बाद चल बसे। अब मैं केस बोल जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड एंड कैसे इतने सालों तक वो जेल में थे एंड दिस वाज़ अ वेरी अनफॉर्च्यूनेट केस एंड फॉर्म इन इंडिया इस केस में एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है, जो कहाँ बहुत की जल्द बात है ये? रिलीज़ होगी। कहाँ की बात है ये? ये आसाम की ही बात है। आसाम का एक गाँव है छोटा-सा, सिलसांग गाँव। 1951 में 1951 आप सोचिए उस वक़्त भारत में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए थे। उस वक़्त ये केस हुआ था और तब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जस्ट बना ही था 1950 में 1950 में, इलेक्शंस नहीं हुए थे, बस हो रहे थे उस वक़्त। तो अ, उसको ले गए, वो ज़िंदगी भर वहीं पे रह गया, फिर उसको मेंटल असाइलम भेजा गया। आप सोचिए वो इंसान अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा बोल नहीं पा रहा था। तो पुलिस ने समझी नहीं उसकी बात, तो उसको लगा कि ये कोई पागल-वागल आदमी होगा तो उसको मेंटल असाइलम भेज दिया। तेजपुर के सबसे पॉपुलर मेंटल असाइलम जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई तो इस जगह में भेज दिया और वहाँ पे वो 16 साल तक थे। 16 साल के बाद एक डॉक्टर की टीम आई जिन्होंने फिर उनको कहा कि अब ये तो भाई फिट है। तो उसके बाद पुलिस ने वापस उठाकर उनको जेल में रख दिया। घरवाले शायद गए थे लेकिन उनको वो वहाँ मिले नहीं, तो फिर वापस वो गुवाहाटी की एक जेल में रख दिया। तो उन ऐसी पे थी ये केस क्या घटना। था? इल्ज़ाम क्या लगा था उन पे? इल्ज़ाम ये मतलब प्रॉपरली तो वहाँ के गाँव वालों को बस इतना ही पता था कि जैसे क्या हुआ था कि कुछ झगड़ा हुआ था किसी के साथ एंड उसके बेसिस पे शायद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। अब झगड़ा करने वाला भी पता नहीं उसको भी याद नहीं था, घरवालों को भी याद नहीं था, वो बस लोग उनको उनको बस भूल गए। लालू को बस लोग भूल गए और वो जेल में ही चले गए एंड क्योंकि उनके घरवालों को भी दूसरी भाषा उतनी अच्छे से बोलनी आती नहीं थी लालू को भी और ये बहुत साल पहले की बात है, 1951 की बात है। तो उस वक़्त वो 23 साल के थे। तो इस बीच क्या-क्या घटनाएँ घटी, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो उसी चीज़ को हम लेकर आएँगे डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ। तो और एक मैं केस आपको बताऊँगी, आपने सुना होगा विष्णु तिवारी के बारे में। वो जो 21-22 साल पहले उसका लाइक उस पर एक महिला ने फ़ॉल्स रेप चार्ज लगाया था। एससी-एसटी एक्ट के तहत फिर उन पर वो भी लग गया, वो एक्ट भी लग गया एंड 22 इयर्स तक वो इंसान जेल में थे। ही इज़ स्टिल अलाइव विष्णु तिवारी एंड 20-21 साल बाद जब कोर्ट को एविडेंसेस नहीं मिले उस महिला के अगेंस्ट, तो जाकर विष्णु तिवारी को रिहा किया गया। आप सोचिए कोर्ट को 20-22 साल का टाइम लग गया, ये पता करने में कि महिला झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है। तो एविडेंस पहले क्यों नहीं माँगे आपने? आपने हुँ। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया पहले? तो वो भी तो बात है ना। फिर आप देखिए वो विष्णु तिवारी जी जो बाहर आए तो वो कहते हैं कि दुनिया बहुत अलग थी पहले जब मैं जेल गया था। अब देखिए सब कुछ बदल गया, मेरे परिवार वालों में से कोई नहीं बचा। मैं अपने माता-पिता के फ्यूनरल में नहीं जा पाया, मैं अकेला हूँ। फिर उसकी किस्मत इतनी खराब है, वो जब वापस आया जेल से, उसने फिर हिम्मत दिखाई क्योंकि अकेला कोई नहीं रहना चाहता इस दुनिया में, सबको एक कंपेनियन की ज़रूरत है। उसने शादी की एंड उस महिला ने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, उसके सारे ज़ेवर लूट कर वो भाग गई वहाँ से। सारे उसके पास जो बचे-कुचे पैसे थे, जो ज़ेवर थे अब वो लेकर वो भाग गई। तो अब आप क्या इस बात पे हँसेंगे या रोएँगे? आप ये बताइए। किसी को हँसना चाहिए कि रोना चाहिए? क्या करे कोई इंसान? तो शादी ना ये करें जो बस। मतलब इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? पुलिस है कि हमारी जस्टिस सिस्टम है कि हमारे लॉ मेकर्स हैं, हमारे जज हैं? कौन है ज़िम्मेदार या लॉयर्स है? कौन है? तो कौन लौटाएगा उसको वो 20-22 साल? 22 साल कौन लौटाएगा विष्णु तिवारी को?
तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे एक लड़की ने अपने फादर पर रेप के चार्जेस लगा दिए, अपने नाना जी पर रेप के चार्जेस लगा दिए। फिर सालों बाद वो प्रूव हुआ कि ये झूठ है, ये किसी और का बच्चा है। तो ऐसे भी केसेस हैं, बहुत। आपको हमारे पेज में अनगिनत केसेस मिलेंगे, अनगिनत। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार के हम आपको केसेस दिखा रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि महिला के ऊपर सिर्फ टॉर्चर होता है। तो ये सब केसेस कहाँ से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? हम खुद तो नहीं बना रहे हैं ना ये सब केसेस। तो वही सच्चाई है। बस लोगों को थोड़ा आँखें खोलने की ज़रूरत है। मीडिया वालों को थोड़ी ये सब न्यूज़ जो है दिखाने की ज़रूरत है। और पुरुषों को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो भी एकजुट हो जाए अब। वक़्त आ गया है कि जैसे फेमिनिज़्म की लड़ाई हुई थी, जैसे सारी महिलाएँ एकजुट होकर उन्होंने फेमिनिज़्म की लड़ाई लड़ी, तो ऐसे सारे पुरुष हुँ। भी अभी एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़े। क्योंकि यहाँ इक्वल राइट्स की बात हो रही है। किसी महिला को बैश करने की या महिला के हक को छीनने की बात नहीं हो रही है। इट्स ऑल अबाउट इक्वल राइट्स। चाहिए तो चाहिए। आपका एनजीओ उन लोगों को मेंटल काउंसलिंग, वो क्या कहते हैं उसे, थेरेपी हो गया, काउंसलिंग वगैरह है, वो प्रोवाइड करता है क्या? जो जेल से अभी बाहर निकले हैं, जिन पे झूठा इल्ज़ाम लगा था, या जो जिन पे अभी हो रखा है, मतलब ये जिन पे केस हुँ। चल रहा है और वो इश्यू बहुत सारे हो रहे हैं उनको, मेंटल हेल्थ इश्यू, तो ऐसे काउंसलिंग हाँ। प्रोवाइड की जाती है उन्हें? हाँ जी, हमें ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमसे जितना बन पड़ता है हम उन्हें काउंसल कर देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। बहुतों का हम इंटरव्यू भी लेते हैं, अगर कोई इंटरव्यू देना चाहता है, तो हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। बहुतों का तो इंटरव्यू की वजह से केस भी खत्म हुआ है, कि इंटरव्यू हुआ उसके बाद महिला ने बोला है कि चलिए हम सेटलमेंट कर लेते हैं, आप इंटरव्यू हटा दीजिए हर जगह से। तो ऐसे भी केसेज़ हुए हैं, हमारे विक्टिम्स हैं ऐसे कुछ-कुछ। तो और अगर किसी को मेंटल काउंसलिंग भी चाहिए तो हमारे जैसे काउंसलिंग सेशंस है, जहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, तो वो उन्हें मेंटल जो काउंसलिंग वगैरह है, वो देते हैं। बस ये मेंटल काउंसलिंग वगैरह वो एक हम मिनिमम चार्ज एक लेते हैं, क्योंकि ये पैसा उन लोगों को जाएगा जो उन्हें काउंसल करेंगे या जो भी है या गाइड करेंगे, तो एक मिनिमम बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेते हैं और इस तरह की जो मेंटल काउंसलिंग वगैरह है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। एक बार ना आप सेक्शन 69 के बारे में बताइए, और बताइए क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है? जी, सेक्शन 69 के बारे में आई थिंक सबने देखा है, सबने सुना है, सबने पढ़ा है। तो आपने आपने देखा है आपने कंट्रोवर्सी को देखी है इससे रिलेटेड? मैंने दीपिका नारायण भारद्वाज हैं एक, वो श्वेताब गैंगवार के साथ उनकी मतलब एक पॉडकास्ट था। बस वही था हुँ, कि शादी का झूठा झांसा देकर मतलब कहा जा सकता है, लड़की कह सकती है कोर्ट में जाके, भैया इसने शादी का झूठा झांसा दिया, अब ये मना कर रहा है और हुँ। इसने मेरे से शारीरिक संबंध बनाए, अभी पीछे हट रहा तो है, 10 साल तो तक भैया आपको इसको सज़ा होगी। हाँ, हाँ, अब इसको पकड़ के डाल हुँ। दो। अब लड़के को हाँ, प्रूव करना है कि मैंने भैया शादी का झांसा नहीं दिया, झूठा प्रॉमिस नहीं किया मैंने। तो ऐसा कुछ मैंने सुना है, बाकी आप बताइए? हुँ। यही है सेक्शन 69 जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है, जो न्यू क्रिमिनल लॉज़ जो पहले आईपीसी थे, इंडियन एविडेंस एक्ट थे, तो इनको चेंज करके अब न्यू क्रिमिनल लॉज़ लाए जा रहे हैं। तो उससे भी अब मज़े की बात देखिए, लोगों ने हुँ, सोचा कि न्यू क्रिमिनल लॉज़ आएँगे तो चेंजेज़ होंगे। इतना सब कुछ जब चल रहा है तो पुरुषों के हित में कानून आएगा। उल्टा सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। वो जैसे कि आपने कहा है, आपने सही कहा है कि अगर किसी लड़के ने किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी किए बिना और फिर महिला अगर कंप्लेंट करती है बाद में कि इसने मेरा रेप किया है, तो वो लड़की उस लड़के को 10 साल तक की सज़ा होगी। तो ये है मेन चीज़। अब देखिए ये कौन पता करेगा कि आपका जो संबंध था उस लड़के से वो कंसेंशुअल नहीं था। ये कौन पता करेगा कि आप सीसीटीवी फुटेज लगा के दिखाएँगी कोर्ट को या दुनिया वालों को कि वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, नहीं ना। तो ये इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो महिला बोल रही है वो सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है कि नहीं? तो वही तो कंट्रोवर्सी है कि आप ऐसे मतलब वेग लॉज़ बना के लेके आ रहे हैं जैसे कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है। आप बस बोल रहे हैं कि महिला ने अगर ऐसे-ऐसे कह दिया कि आपने शारीरिक संबंध बनाए उसके साथ फ़ोर्सफुली या जो भी हो और बाद में मतलब मुद्दा क्या है कि आपने अगर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में आप शादी से मुकर गए, तो आपको जेल होगी। मेन जो चीज़ है लॉ में ये है, मतलब सेक्शन 69 जो है ये है। हुँ, तो ब्रेकअप तो हो ही सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप अगर इतने सालों से साथ में हैं, तो उस महिला के साथ ही आपको ज़िंदगी भर रहना है। ब्रेकअप तो हो सकता है ना, लेकिन हुँ, इसके वजह से अब लड़के ब्रेकअप भी नहीं करेंगे। उनको अगर पता है कि ये महिला प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरे लाइफ में या प्रॉब्लम कर रही है मेरे साथ, तो डर के मारे लड़का अभी ब्रेकअप नहीं करेगा। अगर किसी ने किया और महिला ने
जाके कंप्लेन कर दिया। अभी शारीरिक संबंध हुआ, बना है कि नहीं वो किसको पता? तो देखिए जो सेक्शन 69 है वो बेसिकली कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये लॉ ये जो एक्ट मतलब ये जो सेक्शन है ये कहती है कि अगर किसी लड़के ने किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए पहले और फिर शादी से वो मुकर जाता है मतलब शादी का झूठा वादा करके अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप वो बनाता है फिजिकल रिलेशन और फिर बाद में शादी से वो मुकर जाए और लड़की अगर जाके कंप्लेन कर दे कि इसने मेरे से ऐसा-ऐसा किया है, देन ही विल बी जेल्ड फॉर 10 इयर्स आप सोचिए। ठीक है? तो ये बेसिक मुद्दा है। तो अब कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि लड़की तो झूठ भी बोल सकती है ना, आप प्रूव कैसे करेंगे कि आपके साथ उसने ऐसा ही एग्ज़ैक्टली किया है? क्योंकि आजकल के ज़माने में देखिए शादी से पहले पीपल गेट इंटीमेट और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ बन चुकी है। तो अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ आपको कैसे पता चलेगा? आप कोर्ट में इसको प्रूव कैसे करेंगी, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कुछ झगड़ा हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो और उसका रिवेंज लेने के लिए आपने झूठ बोला हो, है? जो मैक्सिमम केसेस में यही हो रहा है। पहले भी जो जितनी भी लड़कियाँ झूठे फॉल्स केसेस कर रही है या 498 कर रही है, उसमें से मैक्सिमम देखिए एनसीआरबी का एक डेटा निकला था। जो ये कुछ साल पहले और वहाँ पे उन्होंने ये क्लियरली लिखा था कि 74% केसेस में जो जो रेप अक्यूज़ लाइक जिन पे रेप का एक्यूज़ेशंस होता है, जो जिन्हें रेप के चार्जेस के तहत अरेस्ट किया जाता है या जो भी हो, तो 74% लोगों को अक्विट किया गया है। दैट मीन्स उन्हें बाइज़्ज़त बरी की गई है। दैट मीन्स व्हाट? एनसीआरबी कभी डायरेक्टली ये नहीं कहती है कि ये फ़ॉल्स है, बट इसके कहने का मतलब यही है कि 74% केसेस में एविडेंस ना होने की वजह से या मेबी गवाही में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होने की वजह से या फिर कभी-कभी तो लड़कियाँ खुद भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला है, मैंने ये किया है, वो किया है। तो उसकी वजह से जो जिन पुरुषों को अक्यूज़ किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। दैट मीन्स व्हाट? 74% केसेस जो है वो झूठे थे। झूठे ही तो थे ना, तभी तो ये सब हो रहा है। अब आप बताइए कि जब सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा है, तो अभी ये लॉ निकालने का क्या मतलब है, जब आज की डेट में महिलाएँ इतना मिसयूज़ कर रही है, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएँ, है कि नहीं? एक के बाद एक केसेस निकलते जा रहे हैं, तो फिर आज की डेट में अगर आप सेक्शन 69 लेकर आएँगे और ये कहेंगे कि महिला के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जेल हो जाएगा, तो बहुत सारे केसेस में तो महिलाएँ भी झूठा वादा करती है। झूठा वादा करती है, लड़कों को धोखा दे रही है, लड़कों से पैसे ऐंठ रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है, तो उनके लिए आप कब लॉज़ लेकर आएँगी? जो 498 ए के नाम पे बूढ़े माँ-बाप को कोर्ट तक घसीट के लेकर जा रही है, लड़कों पर टॉर्चर कर रही है, बच्चों पर महिलाएँ अत्याचार कर रही है, तो ऐसे महिलाओं के अगेंस्ट मतलब आप कब लॉ लेकर आएँगी? तो इसलिए कंट्रोवर्शियल सेक्शन 69 है, जिनको लेकर बहुत हमने भी प्रोटेस्ट किया है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस लॉ एंड एक्चुअली ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए था कि अगर शादी का वादा करके लड़की भी मुकर जाए, तो उससे भी केस करना चाहिए, है कि नहीं? और ब्रेकअप देखिए एक बहुत ही मामूली चीज़ है। आज के ज़माने में ब्रेकअप होना बहुत ही मामूली चीज़ है क्योंकि आज लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहले क्यों शादी होती थी और शादी सालों-साल टिक जाती थी, चाहे हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कैसा भी हो, क्योंकि पहले लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे और आज के ज़माने में लोगों के पास इतने ऑप्शंस है कि शादी टिके भी तो कैसे? तो वही प्रॉब्लम है। तो अब इसमें फँसेंगे तो लड़के ही, चाहे आपके भी शारीरिक संबंध हुआ हो या ना हो, अगर वाक़ई में इस लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए कि नहीं महिला ने जो कहा वही लास्ट है, वही आखिरी बात है, उसकी बात हम मानेंगे ही, तब तो लड़के ही फँसेंगे ना इसमें महिला तो तब तो लड़कियों के लिए और आसान हो जाएगा कि वो जो मर्ज़ी वो करेंगी। लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएँगी, लड़का चाहकर भी उसको छोड़ नहीं सकता, जो कि गलत बात है। एंड इट इज़ टोटली जेंडर बायस्ड एंड इट इज़ अ डेंजरस लॉ। इन लोगों ने लिव इन के साथ भी ऐसा ही किया है। अभी यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में शायद ये आया है और ये उत्तराखंड में शायद हुँ, अप्लाई हो चुका है कि अगर उत्तराखंड आप में, लिव इन जी। में हैं, आप लिव इन में रह रहे हैं, तो आप पता नहीं शायद किसी पुलिस स्टेशन या कोई एक बंदा अपॉइंट कर रखा होगा उन्होंने, उसको जाके आपको बताना है कि मैं इसके साथ रह रहा हूँ और जब आपका हुँ, ब्रेकअप होगा तो भी आपको जाके बताना है कि भैया अब मैं नहीं रह रहा हूँ। मतलब ये हमारे कमरे में क्यों घुस रहे हैं लोग हमारे? हमारे बेडरूम में क्यों घुस रहे बिल्कुल। हैं ये? और इससे तो फिर शादी का क्या मतलब रह गया? मतलब शादी में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अब आप बोल रहे हो कि लिव इन में भी आप रजिस्ट्रेशन करा लो। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि इससे जैसे कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी जैसे लड़का जैसे फँसेगा नहीं, अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, मान लिया। लेकिन यहाँ पे भी तो आप बोल रहे हो ना कि अब मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। अब कोर्ट कहती है कि
फॉर अ रीजनेबल लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू आर टुगेदर, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 2 महीने, कितना है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बस इतना कहा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म तक आप साथ रहते हो तो फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मतलब पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस लिव इन का, जस्ट लाइक मैरिज रजिस्ट्रेशन, और आप साथ रहो, और फिर जब आपको छोड़ना है तो वापस से आप वो इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म नहीं कर सकते तो फिर आप मेंटेनेंस दो। ये सब मतलब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ये सब। ये एंड जोक बना दिया। सुनाई दे रहा है कि ये धीरे धीरे शायद पूरी हर एक स्टेट में शायद लागू हो जाएंगी, बट इट्स नॉट श्योर। सुना है ये, बट तो फिर मुझे आप ये बताइए कि शादी का मतलब क्या है? तो फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो फिर शादी का रजिस्ट्रेशन जो हम लोग कोर्ट में जाके करते हैं, लोग जो करते थे, वो क्यों करे लोग? तो फिर तब तो लिव इन ही अच्छा है, शादी का टैग क्यों लगाए? तो जो हम्म, मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इंस्टीट्यूशन इज गोइंग नोवेयर नाउ, एंड ये ऑलमोस्ट टूट ही चुका है। अभी लड़के शादी से डरते हैं। 40% men are now, they are afraid of getting married because of all such cases, क्योंकि हमेशा लड़के ही फंसते हैं, लड़के ही फंसेंगे, क्योंकि दैट इज द रीजन कि हम एनजीओ मेंस वेलफेयर के लिए काम कर रही है, क्योंकि लॉ बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एज वेल। और अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आए तो पुरुष कहाँ जाएंगे? तब तो या तो एक ऐसा टाइम आएगा हम्म, जब पुरुष बस शादी करेंगे ही नहीं, एक भी पुरुष शादी के लिए राजी नहीं होगा डर के मारे, और जो कुछ गिनी चुनी अच्छी महिलाएं हैं वो कुंवारी रह जाएंगी, शादी तो वो कर भी नहीं पाएंगी, ना ही अपना घर बसा पाएंगी, या फिर जो पुरुष है वो आत्महत्या कर लेंगे। मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ, क्योंकि एनसीआर भी एक डेटा आई थी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, 2022 का डेटा है, जहां पे ये निकला है कि जो मेन सुसाइड है, that is far more far more than women's suicide। 8,000 समथिंग है और महिला का है 2,000 समथिंग। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, 4 गुना ज्यादा है ना। 2,000 फॉर women एंड 8,000 men आर कमिटिंग सुसाइड। और इसमें से 3 बड़े कारण है: फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल फैमिली इश्यूज, इलनेस एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। मैट्रिमोनियल एंड फैमिली इश्यूज में एक्चुअली घुस जाता है, बट उन्होंने कैटेगराइज किया था इन सब चीजों को। तो अब देखिए, फिर भी पुरुषों के लिए लॉ नहीं बन रहा है। और रिसेंटली एक अच्छी चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं भारतीय न्याय हम्म, संहिता में, उसमें जो सेक्शन 49 498A था आईपीसी में, उसे हुबहू छाप दिया गया है बीएनएस में विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाएं जो इतना लॉज मिसयूज कर रही है, तो उस पर थोड़ा नजर डालिए और लॉज को चेंज कीजिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम्म। मतलब तो इंसान, हाँ हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कल को कोई चेंजेस हो न्यू लॉज में। मतलब इंसान अब शादी ना करे, लिव इन में भी ना रहे। और मैं तो हम्म। सुन रहा हूँ अभी डेटिंग ऐप पे भी स्कैम्स चालू हो गए हैं। तो मतलब अब डेटिंग ऐप पे भी बंदा सुरक्षित नहीं है। नहीं है, नहीं है, कहीं कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी आप सुरक्षित नहीं है। आप बस मतलब लड़के बस अभी लड़कियों से दूर ही भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ना कि कब कौन सी लड़की कब क्या कर दे। फेमिनिज्म का जो बुखार चढ़ा हुआ है सब में, फेक फेमिनिज्म का, तो बहुत कम महिला ही है जो एक्चुअली में फेमिनिज्म का मतलब समझती है, एक्चुअली में अपने पार्टनर्स के पार्टनर्स को सपोर्ट करती है, या फिर एक्चुअली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, और वो ये सब बेफालतू बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ती है। बहुत कम महिलाएं हैं आज की इस डेट में, और बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं आज की डेट में दे ओनली ऑल दे वांट इज ओनली कि उनका जो डिजायर है या ड्रीम है वो फुलफिल हो, बाकी जाए बाहर में। महिलाओं का यही है आज की डेट में। और हम्म, ऑपरेस्ड तो आप बोलिए ही मत, महिलाएं ऑपरेस्ड है। जो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो गांव के बहुत ही रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज है, जहाँ पे एक्चुअली में आपको फेमिनिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें लॉज के बारे में सिखाना चाहिए, वहां पे तो हमारी वुमेन्स कमीशन जाके कभी पहुंचती नहीं है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही न्यूज और मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और ये कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, बट एक्चुअल जो रूरल इंडिया है, जहाँ पे इतने अंदर अंदर जो रिमोट विलेजेस है, वहां पे महिलाएं जो पीड़ित है उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये काम हमारी जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो लोग वहां नहीं जाते। तो मेट्रोस में तो आप इतना ऑपरेशन की बात कीजिए मत। मेट्रोस में ये सब नहीं हो रहा है आजकल, हो रहा है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन
जहाँ एक्चुअली में महिलाओं को फेमिनिज्म के बारे में पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, वहाँ ये सब नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सूडो फेमिनिज्म आके घुस चुका है। दैट इज़ द रीज़न कि आज ये सब घटनाएँ घट रही है। ऐसा क्यों होता है कि किसी महिला पे जब कोई उसके साथ कोई अपराध होता है, तो उसकी इमेज को ब्लर कर दिया जाता है मीडिया के अंदर, उसके नाम तक को बाहर नहीं आने दिया जाता। लेकिन लड़के के साथ हो तो भैया उसके घर का एड्रेस बता दिया जाता है कि ये लो भैया ये हुँ, बंदा हुँ। यहाँ का रहने वाला है, इसका नाम ये रहा और इसकी फोटो एकदम सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? बिल्कुल। ये तो जनरली देखिए पहले से ही होता आ रहा है। तो पहले जो मैंने कहा है कि कांसेप्ट है ना लोगों के मन में कि क्राइम है तो पुरुष नहीं किया होगा, विक्टिम है तो वो महिला ही होगी। क्रिमिनल तो पुरुष ही है और विक्टिम तो महिला ही हुँ, है। तो इसलिए महिला के साथ जब कुछ भी होता है तो विक्टिम्स का चेहरा आप ढकते हैं, ठीक है। कोई रेप विक्टिम है, अपना चेहरा ढक दिया उसके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब कोई महिला क्राइम भी करती है ना, आप देखना मैक्सिमम केसेस में महिला का चेहरा आप ढक देते हैं। क्यों? क्योंकि महिला है, इज्जत है, मान-सम्मान है, महिलाओं को हम ठेस नहीं पहुँचा सकते, तो इसीलिए। तो क्या पुरुषों का मान-सम्मान, पुरुषों की इज्जत नहीं होती है? क्योंकि पुरुष है, तो उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कांसेप्ट है एक्चुअली लोगों का। लोगों की मेंटालिटी ये है कि पुरुष है, तो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। पुरुष को इज्जत, मान-सम्मान की क्या ही ज़रूरत? वो तो महिलाओं का गहना है ना, तो इसलिए हम महिला के चेहरा ढक ढक देंगे। लेकिन क्राइम तो क्राइम है ना, चाहे वो महिला करे, पुरुष करे, ट्रांसजेंडर करे या कोई और करे। तो क्राइम इज़ क्राइम और महिलाएँ आजकल इतने ग्रूसम क्रूएल क्राइम्स कर रहे हैं कि क्या ही बताएँ। आपने खुद भी ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में सुना ही होगा। तो हुँ। महिलाओं की जो आइडेंटिटी है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब किया जाता है। लेकिन व्हाट आई फील कि अभी धीरे-धीरे ये चेंज हो रहा है। कुछ-कुछ केसेस में मैंने देखा है कि महिलाओं का चेहरा भी दिखाया जाता है। सारे न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते हैं, मैक्सिमम कवर ही कर देते हैं। हुँ, लेकिन कुछ न्यूज़ हुँ। चैनल्स या मीडियाज़ है जो दिखाते हैं, जैसे हम भी दिखाते हैं और ऐसे कुछ नेशनल मीडिया वगैरह है, जो वो भी अभी दिखाना उन्होंने शुरू किया है महिलाओं के चेहरे को। ऐसा क्या किया जाए? कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ? हम सब मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि यार हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि देश के अंदर जेंडर न्यूट्रल लॉज़ आ सके? क्या कर सकते हैं सबसे हम? पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। ख़ासकर मैं कहूँगी कि पुरुष जो है, आप सब एकजुट हो जाइए। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि महिलाओं का सपोर्ट आप कीजिए, डेफ़िनिटली कीजिए। जहाँ एक महिला के साथ कहीं पे कुछ टॉर्चर हो रहा हो या अब्यूज़ हो रहा हो, उसको डेफ़िनिटली जाकर बचाइए। लेकिन ट्राई टू हियर द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज़ वेल, जो कि हम करते नहीं हैं। महिला ने चिल्ला दिया कि इसने मुझे छुआ, इसने मुझे गलत तरीके से देखा, तो हम मान लेते हैं और पिटाई कर देते हैं उस लड़के की, बिना जाने कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। फिर अवेयरनेस क्रिएट करना नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अ, आप एक-दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जो पुरुष है, पुरुष दूसरे पुरुष को सपोर्ट जनरली नहीं करते। जैसे एक महिला है, वो रो रही है और उसके जो दोस्त फीमेल फ्रेंड्स हैं, जब एक महिला रो रही है, वो सारे के सारे एकजुट हो जाएँगे। होकर आपको फिर सपोर्ट करेंगे, उस महिला को सपोर्ट करेंगे, उसे एडवाइस देंगे, जो कि पुरुष के मामले में नहीं होता है। पुरुष अब अगर रोने लग जाए, तो लोग कहेंगे कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि पुरुष नहीं रो सकते हैं? इट्स अ ह्यूमन इमोशन। जब टीयर ग्लैंड्स हैं अंदर में, तो आँसू भी निकलेंगे ना, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ था कि पुरुष नहीं रो सकते? पुरुषों को भी दर्द होता है, मर्द को दर्द होता है, डेफ़िनेटली रोना भी आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करना चाहिए एंड और एक बड़ी चीज़ जो ये है कि लड़कों को मैं स्पेशली कहूँगी कि जब आप डेट कर रहे हैं ना किसी लड़की को, तो रेड फ्लैग्स को पहले पहचानिए। अक्सर ऐसा होता है, मैंने मैक्सिमम जगह यही देखा है कि लड़के जब किसी लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, लड़कों का प्यार बहुत सच्चा होता है, दैट इज़ ट्रू। वो इतना नहीं सोचते हैं प्यार करने से पहले, जबकि लड़कियाँ बहुत कुछ देख के, सोच के फिर किसी रिलेशनशिप में जाती है एंड इट्स अ ट्रू फैक्ट। लड़कों का क्या है ना कि लड़की पसंद आ गई तो बस हो गया। तो उस बीच आपको रेड फ्लैग्स अगर दिखते हैं, तो उस वक़्त उस उन रेड फ्लैग्स पे आप गौर कीजिए। कौन-कौन से रेड उन्हें फ्लैग्स? इग्नोर मत कीजिए। रेड कैसे फ्लैग्स रेड फ्लैग? रेड फ्लैग्स बहुत तरीके के रेड फ्लैग्स हैं। सपोज़ लड़की आपको बात-बात पे जैसे किसी चीज़ को लेकर बात-बात पे आपको डोमिनेट कर रही है सपोज़, ठीक है? फिर आपने उसको या फिर कई बार चीट करते हुए अगर पकड़ा है, तो ऐसा होता है ना कि चीट करते हुए पकड़ लिया, लेकिन अभी नेक्स्ट आप सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम गलती गलती नहीं दोहराएगी। तो वो चीज़ बार-बार अगर आपको दिख रही है वो चीज़, तो आप
मतलब थोड़ा सतर्क हो जाइए। फिर अगर आपने उस लड़की के साथ शादी का सोचा है, तो आप प्लीज़ ये देखिए कि उस लड़की के घरवाले स्पेशली लड़की की माँ कैसी है? उसकी माँ कैसी है इन द सेंस कि घर में उसके माँ का बर्ताव लड़की के फादर के साथ कैसा है? क्योंकि जैसी माँ होती है ना, वैसी बेटी ही होती है। तो घर में महिला जो है वो क्या अपने मतलब हस्बैंड के साथ वो कैसा बर्ताव कर रही है, वो अगर हो सके क्योंकि अगर आपने शादी का सोचा तो आप उनके घर में डेफ़िनिटली जाएँगे, अगर आप सालों से रिलेशनशिप में हैं। तो अगर आप सालों से तो आपको इतना पता चल जाएगा कि उनकी माँ कैसी है, उनका बिहेवियर घर में कैसा है, अब वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करती है, फिर बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करती है। लड़की और आपको कुछ रेड फ्लैग्स ना अपने आप भी दिख जाएँगे, होते ही हर किसी को दिखते हैं। जैसे मैंने एक कहा 2-3 कहा है, तो ऐसे और भी रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे, ठीक है? जैसे वो सपोज़ अब आपको दिख गया कि वो उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं सपोज़, ठीक है? बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल फ्रेंड्स होना गलत है, मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ तो आप अ, दिन भर अपने मेल फ्रेंड्स के साथ अगर आप बात करती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, तो वो थोड़ी-सी कंसर्निंग है। अब आप तो जाके क्यों? उसका व्हाट्सएप चैट नहीं मतलब क्यों? मतलब ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे अजीब लग रहा है, ये क्यों? मेल फ्रेंड्स के साथ अगर वो घूमती है तो कंसर्निंग कैसे हो गया? कंसर्निंग ये है क्योंकि सपोज़ आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? अब मेल फ्रेंड्स जो है ना, आप देखने नहीं जाएँगे कि वो मेल फ्रेंड्स के साथ वो क्या बातें कर रही है। जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि लड़कियों के हमेशा मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे उसी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़की का अफेयर होता है और आपको पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। मेल फ्रेंड जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं। लेकिन मेल फ्रेंड्स का ज़्यादा होना दैट इज़ ऑल्सो कंसर्निंग क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट आएगा। तो जैसे आप भी अगर एक किसी के बॉयफ्रेंड है, तो अगर आप देखेंगे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, वो लड़कों के साथ ही घूम रही है, दूसरे लड़कों के साथ, वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही है ज़्यादा, दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, फिर रही है, दिन भर चैट में लगी है, दिन भर फ़ोन पे लगी है, तो दैट विल बी कंसर्निंग क्योंकि वो रिलेशनशिप में है आपके साथ, तो डेफिनिटली वो आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सब कि किसी लड़के के साथ घूमे ही ना, फिरे ही ना, लेकिन अगर वो आपको इन्वॉल्व ना करके सिर्फ़ खुद ही दूसरों के साथ घूम रही है या इन्वॉल्व हो रही है, तो दैट इज़ कंसर्निंग। क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि उन्हीं में से किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जो कि हुआ भी है बहुत बार। तो ये एक्चुअली जैसे कि आपने कहा है ना कि ये क्यों कंसर्निंग है, ये तो थोड़ी अजीब बात है। तो इसीलिए कंसर्निंग है कि आप लड़की के ऊपर फिर आप ये पूछ भी नहीं सकते कि तुम्हारा उससे रिलेशनशिप क्या है, ये है, वो है, फिर उसको लेकर ही वो हंगामा करेगी। राइट? उसको लेकर ही वो हंगामा करेगी और आप बार-बार तो उसका व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकते। इफ पॉसिबल आप चेक ज़रूर कीजिए, लेकिन ऑब्वियसली चैट्स डिलीट की जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं, उस चीज़ को छुपाने के। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स होना भी सही नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक अ गर्ल नीड्स टू हैव सो मेनी मेल फ्रेंड्स, राइट? अगर आपके कलीग है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो कलीग है तो कलीग है, ठीक है? लेकिन अगर आप कंटीन्यूअसली किसी लड़की के साथ उसी के साथ चैट में लगी है, उसके साथ घूम रही है, फिर रही है, तो फिर डेफिनिटली वो आपको कहीं न कहीं कंसर्न दिखेगी उसमें, राइट? तो फिर वो आपको आपका जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इंट्यूशन बहुत कुछ बोल देती है आपको। कोई अगर मेल फ्रेंड है भी, तो वो किस तरीके का मेल फ्रेंड है? वो उससे कितना क्लोज़ है या कितना घुल-मिल रही है, कितना बात कर रही है, वो भी कंसर्निंग है। तो इंट्यूशन पे आप हमेशा भरोसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कहीं पे गलत है, तो आप जाके डेफिनिटली बात कीजिए अपने गर्लफ्रेंड से। अ उससे बात कीजिए, उससे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और बेसिकली लड़कों को 498 ए और दूसरे जो लॉज़ है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है लॉज़ के बारे में जानना क्योंकि लड़के जो है वो लॉज़ के बारे में कुछ नहीं जानते। मैक्सिमम लोग लॉज़ के बारे में कुछ नहीं जानते और बिना जाने हुँ। वो शादी कर लेते हैं, जिसके बाद फिर वो फँस जाते हैं। तो लॉज़ पहले आप जान लीजिए। अब हमारे देश में तो प्रीनप्टियल एग्रीमेंट लीगल है नहीं। तो जब लीगल हो जाएँगे तब सब में भी थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसे कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते शादी से पहले कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, शादी के बाद तुम ये नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं कर सकता। तो वैसा एग्रीमेंट अभी तक वैलिड हुआ नहीं इंडिया में। तो इसलिए आप पहले ये जान लीजिए कि लॉज़ क्या-क्या है, कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, कहाँ पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर ऐसा लड़की करती है, तो क्या करना है? अगर लड़की इस तरीके की हरकत करती है शादी के बाद, तो उस वक़्त आप क्या एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपको आपके केस को सेफ साइड मिले या आपको प्रोटेक्शन मिले। तो ये सब लड़कों का जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें मैंने कही है और भी बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बट बेसिकली आप लॉज़ को जानिए सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है दैट यू शुड नो द लॉज़ एंड सेकंडली जो रेड फ्लैग्स है, रेड फ्लैग्स को आप जानिए। अगर वो मैन मैन एक्टिविस्ट है, मैन राइट्स एक्टिविस्ट है और एनजीओ चलाती है, तो वो ग्रीन फ्लैग हुआ? ग्रीन फ्लैग हुआ कि नहीं अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको। अ, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेंस राइट्स एनजीओ जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे कुछ करीबी दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है और मैंने होते हुए देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली में हुआ है, लेकिन जो मैंने कहा है कि जो फाउंडर है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे और भी कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो इसीलिए ये ज़रूरत पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ। पहले जब ये सब नहीं हुआ था, तब हमें भी नहीं पता था कि 498 ये क्या है? हमें कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। फिर जब हुआ तब पता चला कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। पुरुषों के साथ भी रेप हो रहा है, पुरुषों को भी टॉर्चर किया जा रहा है, पुरुषों की फैमिली को घसीटा जा रहा है कोर्ट में जस्ट बिकॉज़ एक छोटा-सा झगड़ा हुआ था। फिर केस के दौरान ही लड़कियाँ एलिमनी लेती है लाखों करोड़ों रुपए की। लड़कों से, लड़कों के पास कुछ नहीं बनता, उनकी जॉब चली जाती है, उनका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, समाज में बदनामी हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन लड़की का तो कुछ नहीं जा रहा है। और फिर केस के चलते आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, ज़िंदगी भी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, भई बस वहीं पे रुक सी जाएगी ज़िंदगी। तो इसीलिए ही मैंने ये सोचा है कि क्योंकि मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरा भी भाई है, मेरे मेल कलीग्स हैं मतलब मेरे इतने सारे पुरुष हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मैं क्यों ना ये स्टेप लूँ कि एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से महिलाओं के लिए बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पुरुषों के लिए बोलने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए हम सब ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम एक स्टेप लें, जहाँ पे हम पुरुषों के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर ग्रीन फ्लैग की बात करूँ, तो ग्रीन फ्लैग तो देखिए वो तो सामने वाला ही बता पाएगा कि मैं कितनी रेड फ्लैग हूँ या ग्रीन फ्लैग हूँ। लेकिन देखिए अच्छाई-बुराई हर किसी में होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियाँ अगर कुछ आपसे डिमांड कर दे तो वो बुरी बन गई या आपसे झगड़ा कर ले तो बुरी बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर एक पैटर्न में हो रही है ना बार-बार, 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 तो वो रेड हुँ, फ्लैग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, ज़्यादा मेल फ्रेंड्स होना दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेल फ्रेंड्स के साथ हुँ, आप रेगुलरली अगर आप एक ही चीज़ रिपीट कर रही है कि नहीं? घूमना-फिरना, बात करना और उधर आपके जो पार्टनर है, अगर एज़ अ फीमेल आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। तो वो चीज़ है। और आप हुँ, खुद ही सोचिए अगर एक लड़क लड़का है, उसके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, वो अगर अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ ही घूमता रहता है, फिरता रहता है, बात करता रहता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। हुँ, तो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स। तो बेसिकली मैं यही कहूँगी कि कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपको अपने आप पता चल भी जाएगी। आपको इंट्यूशन मिलेगी अंदर से कि ये कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है? या फिर बार-बार अगर आपको लड़की बातों पे अगर आपको अगर धमकी देती है कि तुम ये करो नहीं तो मैं ये कर दूँगी, तुम ये करो नहीं तो मैं मर जाऊँगी, ठीक है? ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ आपको मिलेगी जो आपको धमकी देंगी कि या तो तुम ऐसा करो या तो मैं मर जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, हुँ, मैं केस कर दूँगी। शादी से पहले का बोल रही हूँ। तो ये सब तो मेजर रेड फ्लैग्स है, उस तक तो आप पहुँचने ही मत दो और अगर आपने देखा ऐसा कोई पैटर्न कि हाँ, ये बीच-बीच में मेरे को धमकी देती है या फिर मुझे ब्लैकमेल करती है, तो दीज़ आर वेरी बिग रेड फ्लैग्स। तो उस वक़्त आप सोचो वापस रिलेशनशिप के बारे में, दोबारा से आप सोचो एंड बी ऑन द सेफ हुँ। साइड, एज़ सिंपल एज़ दैट। अभी आई डोंट नो कि लोगों को कितनी मेरी बात समझ में आई है, बट अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे, डीपली एनालाइज़ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हुँ, हुँ। जब आप रेड फ्लैग्स की बात कर रहे थे, मेरे को ऐसा लगा एंड्रयू टेट आ गया आपके अंदर थोड़ी देर के लिए। एंड्रयू टेट को जानते हो? तो एंड्रयू एंड्रयू टेट टेट। या मुझे वो ऐसी कुछ बातें करता है कि भाई उस उन लड़कियों से दूर रहो जिनके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो। तो मेरे को लगा एक पल के लिए कि आप शायद एंड्रयू टेट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रखी हैं। हाँ, हाँ, एक्चुअली वही हाँ। बात है क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि मेल फ्रेंड्स होना क्यों गलत है, सो मुझे समझ में नहीं आया। तो हुँ, ये हुँ, बहुतों को हुँ, हुँ, डेफिनिटली हुँ, अगर कोई पॉडकास्ट जब भी कोई ये पॉडकास्ट देखेगा, तो ये पार्ट अगर आपने डाला वहाँ पे तो लोग सोचेंगे कि ये क्या बात है? हम लड़की है तो मेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो इसीलिए मैंने कहा है कि मेल फ्रेंड्स होना इज़ नॉट रॉन्ग, मेरे भी मेल फ्रेंड्स हैं। लेकिन अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैं दिन-रात, दिन भर मेल फ्रेंड्स के साथ बात तो नहीं करूँगी ना। मतलब आई विल गिव अ टाइम टू माय पार्टनर और जब ज़रूरत पड़े आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स, माय मेल फ्रेंड्स। लेकिन बहुत ज़्यादा मेल फ्रेंड्स होना इट्स अलार्मिंग बिकॉज़ क्योंकि एक लिमिट तक ही होगा ना।
लाइक आपके कुछ मेल फ्रेंड्स हैं जो आपके व्हाट्सएप में है, वो कभी-कभार उनसे बात होती है, राइट? 1, 2, 3 ही ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बहुत क्लोज़ है, सालों से आप जानते हैं एक-दूसरे को, आप बात करते हो, आपके पार्टनर को भी पता है उसके बारे में, इट्स ओके। लेकिन मैक्सिमम मैं हकीकत देखकर बोल रही हूँ, जो मैक्सिमम केसेस है, उसमें से जो मेल फ्रेंड्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, ज़्यादा बात कर रही है फ़ोन पे, व्हाट्सएप में एनी टाइम लगी हुई है। मैं उन मेल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि आप किसी के साथ ज़्यादा टाइम कब स्पेंड करते हैं, ये आपको भी पता होगा, राइट? तो अगर आप दिन भर लगे हुए हैं और वहाँ आपका पार्टनर कोने में है, वो देख रहा है कि अरे ये तो मेल फ्रेंड बोल के बेस्ट फ्रेंड बोल के उसी को सारा टाइम दे रही है, व्हाट अबाउट हुँ, मी? अब आप पूछने जाएँगे तो झगड़ा करेगी, झगड़ा होगा तो फिर आपको धमकी देगी, तो ऐसे बात बढ़ती है आगे। तो इसलिए मैं हुँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इमीडिएटली ब्रेकअप भी कर दो, बस इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं तो उससे बात ही मत करो, ब्रेकअप कर दो, वो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन एक पैटर्न बनते हुए आपको दिखेगा, ठीक है? हुँ, पैटर्न जब आपको बनते हुए दिखे और अगर आपको वो अलार्मिंग लगे, कंसर्निंग लगे, तो आप उस पे कोई स्टेप उठाएँ। पहले तो आप बात कीजिए जाके अपने गर्लफ्रेंड से। प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हुँ, हो रही है, देन यू टेक अ स्टेप एंड देन थिंक हुँ, अबाउट ब्रेकिंग अप और जितना हो सके मैं तो यही कहूँगी कि फिज़िकल इंटिमेसी थोड़ा सोच समझ कर बनाएँ, ताकि बाद हुँ। में आप फँस ना पाएँ। तो दैट इज़ द ओनली कंसर्न राइट नाउ चलो फॉर मेन, फॉर बॉयज़। ये बात तो होगी चलो मैरिड लोगों के लिए गर्लफ्रेंड जिनकी है। जो लड़के जी। सिंगल हैं उनके लिए आपका एनजीओ क्या कर रहा है? कोई गर्लफ्रेंड दिलाओ योजना है आपकी एनजीओ की? गर्लफ्रेंड दिलाओ योजना तो अब क्या ही बोले कि लड़कियों पे भरोसा करना मैं खुद लड़कियों की ये बात बोल रही हूँ कि लड़कियों पे भरोसा करना मुश्किल हो चुका है अब तो। तो कुछ गिनी-चुनी लड़कियाँ ही बची है इस दुनिया में या हमारे सोसाइटी में जो एक्चुअली में समझे कि व्हाट इट इज़ टू मतलब फैमिली वैल्यूज़ को समझे या सोसाइटी नॉर्म्स को समझे। तो ऐसे बहुत कम लड़कियाँ ही बची है और ऐसी जो महिलाएँ हैं जो ये सब सूडो फेमिनिज़्म के नाम पे ये सब जो लॉबी कर चलाती है, अब उनके चक्कर में जो अच्छी बच्ची-कुच्ची कुछ लड़कियाँ हैं वो भी अब हाँ। क्या बताऊँ मैं, वो अभी तो दिखते नहीं है ना लड़कों को, तो भरोसा करना ही मुश्किल हो चुका है। तो हम तो यही हुँ, बोलेंगे आपको जितने भी सिंगल लड़के हैं कि आप डेफ़िनिटली रिलेशनशिप में आइए, आप डेफ़िनिटली शादी करेंगे, अब शादी करने के लिए आप मतलब हम मना नहीं कर रहे। बस कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है और अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, जो झट से शादी का डिसीज़न मत लीजिए। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट, गिव हर सम टाइम। आप खुद को भी थोड़ा टाइम दीजिए और जैसे कि मैंने कहा है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा देखिए अच्छे से। इमीडिएट कोई भी एक्शन ना लें। आप इमीडिएट उससे मतलब झगड़ा भी ना करें, आप ब्रेकअप भी ना करें। आप थोड़ा टाइम दें अपने रिलेशनशिप हुँ, को, कुछ सालों तक आप देखें, उसके बाद ही आप डिसीज़न लें। और इनफैक्ट जो बहुत ही यंग लड़के हैं, जो टीनेजर्स हैं, आजकल तो वो भी रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। तो मैं तो उन्हें ये कहूँगी कि एटलीस्ट अपने अगर और कोई उनका एल्डर सिबलिंग है, उनसे भी वो बात करे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर पेरेंट्स से भी वो थोड़ा खुल के बात करे। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ या उसके घरवाले मिलकर जब एक लड़के को ब्लैकमेल करते हैं ना, तो लड़कों की बात सुनने के लिए कोई नहीं होता है। उस डर के चक्कर में ही लड़के सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि वो कहाँ जाए, किससे अपने दिल की बात कहे, कोई तो सुनने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने हुँ, ये भी कहा था कि अगर आपको बचना भी है, तो पुरुष जो है, उन्हें बहुत ज़रूरत है कि वो एकजुट होकर एक-दूसरे का साथ दें। आप साथ दीजिए एक-दूसरे का, मज़ाक ना उड़ाएँ कि किसी के फीलिंग्स का। लड़का है तो आप डेफ़िनिटली रो सकते हैं, डेफ़िनिटली आप रो सकते हैं, डेफ़िनिटली आप अपसेट हो सकते हैं। अ, ए ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि पुरुष है तो आपको पेन नहीं हो सकता या फिर ये मतलब इट्स टोटली मिसकंसेप्ट अ मिथ। ये मे बी इसलिए बनाया गया होगा ताकि लड़के खुद को स्ट्रॉन्ग समझे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग समझने के चक्कर में आज देखिए सुसाइड रेट्स कितनी बढ़ गई है पुरुषों की। हुँ, और क्योंकि हमारे देश में लॉज़ भी तो नहीं है ना, तो इसीलिए पुरुषों को सबसे पहले मैं फिर से दोहराऊँगी, लॉज़ के बारे में आप जानिए अच्छे से, स्पेशली मैट्रिमोनियल लॉज़ के बारे में आप जानिए और कुछ पॉश वगैरह, पॉश का मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जैसे कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आपको किसी फीमेल कलीग ने अब्यूज़ कर दिया या फीमेल बॉस ने आपके साथ कुछ हैरेसमेंट किया। अब आप कंप्लेंट लेकर जाएँगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। लेकिन अगर एक फीमेल ने आप पर अगर एक्यूज़ेशंस लगा दिए कि इसने मुझे गलत तरीके से देखा, मुझे मोलेस्ट किया, ये किया, वो किया, तो आप पर तो कमिटी बैठ के एक्शन लेगी। जबकि पॉश जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन हमेशा एक्शन लड़कों पर ही लिया जाता है, लड़कियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास है। हाँ,
हमारे ऐसे विक्टिम ने इंटरव्यू भी दिया था जिन पर एक 2 फीमेल कलीग ने सेक्सुअल एलिगेशंस लगाए थे और उसके बाद उसकी जॉब चली गई विदाउट इन्वेस्टिगेशन। और फिर ही वाज नॉट इवन शोन एनी एविडेंसेस जो जिन 2 लड़कियों ने उस पर एलिगेशंस लगाए। एंड और एक बहुत बड़ा केस है जिसे हमने कवर किया था एक बार, स्वरूप राज का, जो जेनपैक्ट में काम करते थे। उन पर भी 2 फीमेल कलीग्स ने एलिगेशंस लगाए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, बट देन बिकॉज़ ही वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब और इनफैक्ट उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उस लेटर में ये लिखा था कि जब तक आपका केस पेंडिंग है, आपको कहीं और जॉब नहीं मिल सकती। उसकी शादी हो चुकी थी, हिज वाइफ वाज आल्सो एन एम्प्लॉयी ऑफ द सेम कंपनी, आप सोचिए, बट ही कमिटेड सुसाइड क्योंकि और मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था अपनी वाइफ को कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि तुम सब मुझ पे भरोसा करते हो, लेकिन मुझसे अब ये झेला नहीं जा रहा है क्योंकि मैं इस तरह बदनाम हुआ हूँ हर जगह। एंड देन ही टुक हिज लाइफ। एंड हमने उनके फादर का इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर एंड यू हैव टू नो द लॉ। आपको वकील, आपको पुलिस बेवकूफ तब तक ही बनाएंगे जब तक आपको लॉस पता नहीं होगा। जब आपको लॉस पता होगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता एटलीस्ट, और आप अपने हक के बारे में सीना तान कर बात कर सकते हैं। जब तक आपको आपके हक के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको तो हर कोई धक्का मारेगा, हर कोई आपको गाली गलौज देगा, हर कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, अपने झांसे मिलेगा। इसलिए लॉस का जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पता है नुकसान सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? रियल विक्टिम्स का होगा। जब रियल विक्टिम्स, बिल्कुल। जब वो ये नहीं भेड़िया वाली कहानी सुनी है, जब भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है और गांव वाले आ जाते थे और कहते थे, वही होगा कि वही एक होगा। हाँ, ऐसा वो वक्त हो रहा है आएगा, अगर ये इनफैक्ट। रुका नहीं ना, हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा जहां रियल विक्टिम को भी ऐसे शक की नजर से देखेंगे, नहीं तू शायद झूठ बोल रही है। मतलब रियल विक्टिम्स को एग्जैक्टली। रियल नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कहना चाहोगे अंत में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी पुरुष जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी दिल की बात जो है वो शेयर कीजिए। चाहे वो एक फीमेल से आप शेयर कीजिए, चाहे वो एक मेल से आप शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, जहां भी आपको शेयर करके आपको सुकून मिले, सामने वाला आपकी बात समझे, भाई बहन जो भी हो, जो भी वो इंसान हो, उससे आप शेयर कीजिए। पुरुषों का ये चीज है कि अगर कोई डिप्रेशन में है ना, डिप्रेशन की बात बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि पुरुष जो है डिप्रेशन में मैक्सिमम होते हैं और वो इलाज नहीं कराते हैं। अगर 10 लोगों में से अगर 6 महिला डिप्रेशन में है और 4 पुरुष डिप्रेशन में है, तो 6 की 6 महिला जो है अपना डिप्रेशन क्योर कर लेंगी, यहाँ वहां बात करके, शेयर करके, या अपना डायग्नोसिस करा के अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन वो 4 पुरुष जो है ना, वो नहीं कर पाते। एक तो शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे, ये वो, लड़का होकर तो रो रहा है, डिप्रेस्ड है, ये वो, कोई बात सुनने वाला है नहीं। मेल फ्रेंड्स जो है मजाक में बात खिल्ली उड़ा देते। पेरेंट्स को जाकर वो बोल नहीं सकता, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अपनी पत्नी को भी नहीं बोल सकता, किसको बोले, सुनने वाला कोई है नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम वो 10 में से जो 6 महिलाएं डिप्रेस्ड है ना, वो कभी नहीं मरेंगी। मैक्सिमम केसेस से महिलाएं जो सुसाइड अटेम्प्ट करती वो मरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि देयर मोटिव इज नॉट टू एंड देयर लाइफ। लेकिन जो पुरुष है ना, वो डिप्रेस्ड होकर इतने डिप्रेस्ड होते, इतने ही वो मतलब एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं कि वो वाकई में वो 4 में से 4 पुरुष ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया तो मर जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए जो भी पुरुष, अगर आप लो फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप बात कीजिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जो भी आपको समझ पाए आप उनसे जाकर बात कीजिए। और कभी भी आप जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में पड़े ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि आपका कोई अपना हो ना हो, आपके बारे में कोई सोचे ना सोचे, आपके पेरेंट्स आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। थोड़े वक़्त के लिए वो परेशान हो तो होने दीजिए ना परेशान, कम से कम आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, आपकी लाइफ़ तो खराब नहीं होगी, आपको गलत स्टेप तो नहीं लेंगे। पेरेंट्स के पास नहीं जाएँगे तो किसके पास जाएँगे आप बताइए? तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है पुरुषों के लिए कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो प्लीज़ टॉक टू आइदर अ थेरेपिस्ट, काउंसलर या आपके फ्रेंड से जो भी हो, बट खुद को इतना मतलब लो फील होने मत दीजिए कि आप कोई गलत स्टेप ले। एंड सेकेंडली, जो मैंने पहले भी कहा है, व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, आप प्लीज़ रेड फ्लैग्स को देखिए, उसके बाद थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को। डोंट हरी, डोंट बी अ रश टू गेट मैरिड। अगर आपकी शादी एक बार हो गया, थप्पा लग गया, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ही ऐसा होगा, कुछ गलत होगा, लेकिन जब होगा तो आप
आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कोई लॉस नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो प्लीज़ बीवेयर एंड नो द लॉज़, आप लॉज़ को जानिए। व्हाट इज़ 498A? व्हाट डज़ द रेप लॉ सेज़? डीवी एक्ट क्या है? डाउरी एक्ट क्या है? ठीक है? अगर आपकी पत्नी आप पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है उल्टा, ठीक है, जो कि बहुत सारे आजकल ऐसे केसेस दिख जाएंगे आपको कि आपकी पत्नी आप पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है, फिर आपके बच्ची को परेशान कर रही है, आपके माता पिता को परेशान कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या स्टेप ले सकते हैं? ठीक है, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर ऐसा हुआ तो मैं एक आपको उपाय बता देती हूँ। बहुत केसेस में ऐसा हो रहा है कि विक्टिम आके ये कह रहा है ना कि मेरी पत्नी मुझे मारती है, पीटती है, मेरी जान को खतरा है, मैं क्या करूँ? मैं तो कंप्लेन नहीं कर सकता, कंप्लेन करने से वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर देगी, फिर मैं फँस जाऊँगा, ये वो। तो ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है, तो सबसे पहले आप बस एक लेटर लिखिए जहाँ पे पूरी घटनाएँ होगी कि आपके साथ क्या-क्या हुआ है, एविडेंसेस अगर है, विथ एविडेंसेस आप एक आप पुलिस ऑफिशियल के पास जाइए और वहाँ पे वो सबमिट कर दीजिए, ये कहकर कि मेरी पत्नी ये सब कर रही है, मेरी जान को खतरा है, तो प्लीज़ लुक इंटू दिस मैटर एंड गिव मी प्रोटेक्शन या व्हाटएवर, ठीक है? तो ये चीज़ आप कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, आप एक बस रिटन स्टेटमेंट दे दीजिए पुलिस को, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो एविडेंसेस आपके पास है, आप वो पुलिस को बस इन्फॉर्म कर दीजिए, आप दे दीजिए। हो सके तो एक मेल भी कर दीजिए साथ में, ताकि वो एज़ एन एविडेंस आपके पास रहे, और एक रिसीविंग कॉपी आप ले लीजिए पुलिस से। तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर वो आप पर केस करती है, तो आप अपर हैंड में रहेंगे, क्योंकि आपने पहले ही पुलिस को इत्तला किया था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको या आपके परिवार को खतरा है इस महिला से। तो ये मैंने एक छोटा-सा तरीका बताया है कि ये आप कर सकते हैं। तो लास्टली मैं यही कहूँगी कि सभी पुरुषों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत फेमिनिज़्म फेमिनिज़्म हो गया। महिलाओं को उनके पावर्स, उनके राइट्स सब कुछ मिल गए। आज देखिए कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि महिलाओं के पास सारे पावर, सारे लॉज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि महिलाएँ पावर्स को मिसयूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी लॉज़ नहीं है पुरुषों के लिए। अभी भी लॉज़ नहीं बन पा रहे। तो ये इसीलिए पुरुषों का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। आप एकजुट होइए, अवेयरनेस खुद से भी आप स्प्रेड कीजिए और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब भी कोई एक विक्टिम महिला आपको बोल रही होती है अपनी स्टोरी, तो उसकी बात पे बस भरोसा ना करें। ऑल्सो ट्राई टू लिसन टू द हिज साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो महिला बोले वही सच हो। सो वही मैं यही कहना चाहूँगी मैं, यही मैसेज है मेरा। ओके, थैंक यू सो मच अपना वक़्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू। करके और उम्मीद होगी कि जो भी इसको पॉडकास्ट को सुनेगा उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही थैंक काम यू सो करते रहिए, मच। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? और तरक्की करते रहिए। एंड थैंक यू बाय। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से कुछ और लोगों तक जो हमारी ये एनजीओ का जो मोटिव है, वो मैं और कुछ लोगों तक एटलीस्ट पहुँचा पाऊँ और ये इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर पाऊँ। सो थैंक यू वन्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए अब डिनर करो आप। गुड ओके, नाइट। गुड ओके, नाइट। ओके। थैंक यू सो बाय, बाय, मच। बाय, बाय। बाय, बाय। बाय, बाय, बाय।